बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम लोग जो है वो ओ लेवल्स के रेडियो एक्टिविटी के एमसीक्यूज कर रहे थे। इसमें से ये दो पार्ट्स हैं। रेडियो एक्टिव हमने सीआर वो कैथोड रेज स्कोप के हमने एमसीक्यूज किए थे, लेकिन जो अगली क्लास थी यानी कि जो बॉयज़ को मैं करा रहा था तो उनको मैंने रेडियो एक्टिविटी के एमसीक्यूज स्टार्ट करा दिए थे। तो ये 27 हम बैकएंड के ऊपर कर चुके हैं, 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। 27 की वीडियोस जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये जब मैं अपलोड करूँगा तो जब आप इसे देखेंगे तो वो वीडियोस जो कि बनाई जा चुकी हैं उनको मैं दोबारा से यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, वो आप घर पे देख लीजिए। जो यहाँ पे बन रही हैं वो हमसे डिस्कस कर, तो जो कंटेंट है वो पूरे का पूरा आपकी नज़र से गुजरना चाहिए। अच्छा, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है लाइनिंग के लिए फॉर द बॉक्स ऑफ स्टोरिंग। अगर मैं रेडियो एक्टिव सैंपल को स्टोर करना चाहूँ, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें से रेडिएशन किसी भी सूरत में बाहर ना आए। तो उसको लाइनिंग के लिए, उसकी कवरिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा दैट शुड बी लेड। ठीक है। अब ये कह रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है इसने जो कि शो कर रहा है डी के कर्व ऑन अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। एक रेडियो एक्टिव, अच्छा देखिए, इसको रीड करने का तरीका भी बहुत आसान सा होता है। अभी आप जरा इसे देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि देखें यहाँ पे काउंट रेट दिया हुआ है, यानी कि समझिए ये 2500 2500 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे 2500 पार्टिकल्स आपके पास हैं, फिर ये 2000 के ऊपर आएगा, फिर तो ये ग्रेजुअली पार्टिकल्स यहाँ से नीचे से ऊपर जाएं तो बढ़ रहे हैं, और ऊपर से नीचे आइए तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियाइड। तो किसी ग्राफ से, देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी ग्राफ के थ्रू आप क्या चीज मालूम करें। यहाँ पर देखो, ग्राफ की लाइन ये शो कर रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ काउंट जो है वो क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ काउंट या रिमेनिंग पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और होता भी यही है कि जब हाफ लाइफ गुजर जाती है तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कितने रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। इसके बाद फिर आधे के आधे और फिर आधे के आधे। इसका मतलब है पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होते जाएंगे हाफ। अब अगर मुझे इसकी हाफ लाइफ चाहिए तो देखिए, मैं ये करूंगा कि मैं पहले मालूम कर लेता हूं कि आपके पास क्या रिजल्ट था जब आपके पास टाइम कौन सा था जब 2000 पार्टिकल थे, और फिर वो टाइम मालूम करूंगा जिस वक्त पार्टिकल्स कितने रह गए 2000 में। या फिर आप क्या कीजिए कि 1000 का और 500 का टाइम मालूम कर लेंगे, इन बिटवीन क्या टाइम आ रहा है। मसलन वो टाइम जो कि 1000 से 500 होने में लगा है वो भी हाफ लाइफ कहलाएगी, और वो टाइम जो कि 2000 से 1000 होने में लगा है वो भी क्या कहलाएगी। तो आप दोनों में से किसी को भी, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और इस लाइन के थ्रू मैं इसको मार्क करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए भाई, देखें भाई, देखें भाई, अब मैं क्या करूँ, 2000 लूँ या 1000? 1000 हम ले लेते हैं। तो देखिए भाई, ये पहली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ 1000 की। देखिए भाई, ये यहाँ तक आए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, नीचे वाले एक्सेस के ऊपर जाएंगे। 2.3 आ रहा है, यानी कि 2.2 2.3, यानी कि 2.3 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, पहली रीडिंग क्या आ गई, 2.3। इसका मतलब क्या है, 2.3 सेकंड के ऊपर आपके पास पार्टिकल्स कितने बचे थे, 1000। अब अगला किसके लिए कर लेते हैं, 500 के। तो देखिए भाई, ये 500 के लिए अगर मैं करता हूं तो ये यहाँ पे कट हुआ, ये भी तकरीबन 4.2 आर। तो 2.3 और 4 अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम लूँ तो वो इसकी हाफ लाइफ क्या लाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 4.2 में से 2.3 को माइनस कर दूं कितना आएगा, 1.9, 1.9। तो अब आप मैं यहाँ पे देखिए 1.9 के रिलेटिवली तो क्लोजेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 डे। सही। तो इसके रिलेटिवली यहाँ पे जो इसकी हाफ लाइफ, अच्छा अगर मैं यहाँ से लेता 2000 वाला रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट लेता, 2000, तो देखिए भाई 2000 के ऊपर टाइम क्या आता,
ये 2000 का टाइम होता, ये 0.3 होता, कितना होता, 0.3, और यहाँ पे क्या होता है 2.3, 0.3 और 2.3 के अंदर भी आंसर क्या आएगा भाई, 0.2 आ रहा है, तो 1.9 एंड 2 दोनों के अप्रोक्सीमेटली आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के रिलेटिवली जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको इस तरीके से आपको ये पता लगेगा कि हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है। सही, समझ गए, ग्राफ के थ्रू हाफ लाइफ बहुत आसानी से निकल जाती है और उसका मेथड। अच्छा, ये जो लाइन चलती है ना, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाती, क्योंकि हाफ का हाफ, हाफ का हाफ होता है, तो कभी भी सैंपल जो होगा वो एलिमिनेट नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा। हाउ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड, अब यहाँ पे देखिए एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है, 38 न्यूट्रॉन्स हैं उसमें, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 38, 138। अब उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया। बताइए अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो कुल टोटल कितने पार्टिकल्स निकले हैं, 4 पार्टिकल्स निकले, जबकि 138 न्यूट्रॉन थे, तो कुछ प्रोटॉन भी तो होंगे, लेकिन वो मैं नहीं जानता। इमिट अल्फा, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द, आफ्टर एमिटिंग अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 2 न्यूट्रॉन्स आप कट कर दो इसमें से, तो 136, कितने पार्टिकल्स बचेंगे, 130। अगर आपसे ये कहते हैं कि इसको रिड्यूस, अगर यहाँ पे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बल्कि एटॉमिक मास बता देते, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आपसे पूछते कि एटॉमिक मास क्या होगा, तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि 2 न्यूट्रॉन, हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज हीलियम निकला, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर एटम में 138 थे तो रिमेनिंग कितने होंगे। अच्छा, अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता, कौन सा, बीटा पार्टिकल निकलता, तो अब आप ये बताइए कि एक न्यूट्रॉन जो था वो कन्वर्ट हो जाता किस चीज में, प्रोटॉन में। तो बताइए जितने न्यूट्रॉन थे उससे एक न्यूट्रॉन क्या हो जाता, कम, तो 138 के कितने रह जाते, 1, यानी कि बीटा निकलता तो कितने रहते, और अल्फा निकलेगा तो 136, लेकिन अभी आप क्या लिखेंगे, 136। Which statement explains the meaning of half life? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम, वो ड्यूरेशन जिसमें हाफ ऑफ द सैंपल क्या हो, रिमेनिंग, डिके करता। तो आप ये बताइए हाफ द टाइम, हाफ टाइम तो नहीं होगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, वो टाइम कंप्लीट होता है हाफ ऑफ द सैंपल के लिए, तो हाफ टाइम, हाफ टाइम, द टाइम टेकन फॉर हाफ सब्सटेंस टू डीके, ये ठीक है, यानी कि वो वक्त जिसमें आधा सब्सटेंस क्या कर जाए, डीके कर, आधा सब्सटेंस रिड्यूस कर। The diagram shows the path of 3 different x, y, z, ये 3 है, इसमें से एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो बताइए z जो है वो आपको कंफर्म हो गया है कि ये लेट से रुक रही है, लेट तक पहुंच रही है, तो ये गामा होगी, ठीक है। अच्छा, y जो है वो अल्फा होनी चाहिए बिकॉज इट इज स्टॉपिंग बाय अ थिन पेपर, तो ये क्या होना चाहिए, बीटा। तो बताइए z जो है वो क्या होना चाहिए, अल्फा, तो z जो है वो गामा होना चाहिए। तो गामा होने का मतलब क्या है, z गामा कैसे करेंगे, ये z है, ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास बीटा आ रही है, तो y जो है वो किसके बराबर है, बीटा के, तो ये ऑप्शन है गलत है, एक्स बीटा, एक्स बीटा। तो इसका मतलब क्या, ये हटा दें आप, एक्स बीटा का मतलब क्या ये हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी। द रो विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए अल्फा पार्टिकल को अगर मैं देखूं तो अल्फा पार्टिकल के अंदर मास नंबर इसका क्या होता है, +2, और चार्ज नंबर क्या होता है, 4, +2 आयनाइजेशन पावर क्या होती है इसकी, सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन कैपेबिलिटी अल्फा पार्टिकल की क्या होनी चाहिए, लार्ज, बेटा। और दूसरे केस में क्या होती है, रेडिएशन, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम की शीट अगर अल्फा पार्टिकल के साथ, तो वो स्टॉप कर जाएगा ना, तो इसके अंदर आंसर क्या है, समझ रहे हैं। द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 2 वीक्स,
2 हफ्ते जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ। At the beginning of investigation, the substance 3000 बीटा पार्टिकल्स पर मिनट, यानी कि जो उसमें से रेडिएशन इमिट हो रही हैं, हम सपोज करते हैं कि वो कौन से पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और वो कितने निकल रहे हैं, 3000। एट द बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब्सटेंस कितने थे, यानी कि समझिए 3000 पार्टिकल का सैंपल था इनिशियली, और वो कितने पर मिनट निकल रहा है। हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स विल एमिट पर मिनट आफ्टर 6 वीक। बताइए जब 6 हफ्ते गुजर जाएंगे तो बताइए 6 वीक का मतलब क्या है, ये 2 है ना, 2, देखिए 2 वीक्स, इसमें ये देखिए पहले कि हाफ लाइफ कितनी दी गई है, जितने टाइम हम वेट कर रहे हैं वो कितने, 6। तो बताइए 6 वीक्स में कितनी हाफ लाइफ आएंगी, 3। तो बताइए इसका मतलब क्या है कि यहां से आपने स्टार्ट किया, ये पहले 2 वीक्स हुए, फिर कितने वीक्स हुए, 4 वीक्स हुए, और फिर 6 वीक्स। तो कुल टोटल हाफ लाइफ कितनी हुई, 1, 2 और 3। अब ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में कितना था, यहाँ पे 3000 था, तो 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद कितना रह गया, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि सैंपल क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। अगर ये कहते हैं कि रिमेनिंग आफ्टर 6 वीक्स 375 होता हमारा, तो बिगिनिंग सैंपल में क्या होता है, तो भी आप इसलिए, और अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, करके बताऊं। फॉर्मूले से अगर आप करने के लिए जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या है इसके लिए, m इज इक्वल टू m नॉट 1/2 रेज़ टू द पावर n। तो अब ये बताइए m नॉट क्या है, इनिशियल सैंपल, इनिशियल कितना दिया गया है 3000, मल्टीप्लाई बाय 1/2, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी आ रही है 3, तो 2 to the 4 to the 8, तो 3000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 375 पार्टिकल्स आ, समझ गए। बिल्कुल, असल में सवाल ये है कि या तो सैंपल के अंदर मैं नहीं जानता कितने, लेकिन सैंपल से एवरेज जो उसमें बाहर निकल रही थी रेडिएशन, वो 1 सेकंड में 3000 काउंट आ रहे। अभी बताओ कि वक्त गुजरने के साथ जब सैंपल रिड्यूस करेगा तो उसका काउंट रेट पर मिनट भी तो उसी रेट पे रिड्यूस होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के रिलेटिवली रिजल्ट्स जो होंगे वो सही हो जाएंगे। थोड़ा सा मेरा बच्चा सारी इधर कर ले, ऐसे समझ गए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ 70 सेकेंड्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ कितनी दी गई है, द नंबर ऑफ emission per second n of a sample element is measured certain time। एक खास वक्त के ऊपर आपने मेजर किया तो कितना निकल रहा है, n निकल। What was the number of emission 70 seconds, जिस वक्त मैंने मेजर, अभी मेजर किया मैंने, और 70 सेकंड यानी कि अगर अभी मैंने मेजर किया है और मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो बताइए 70 सेकंड यानी कि एक लाइफ बिफोर, यानी कि प्रीवियस, अगर बैक चले जाए यहाँ पे एक लाइफ, तो बताइए एक लाइफ बैक जाऊंगा तो मेरे पास सैंपल ज्यादा होंगे, एक लाइफ के फॉरवर्ड जाऊंगा तो सैंपल क्या कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बताइए अगर n है और बैक जाता हूं तो n का डबल होंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ n। और अगर मैं आफ्टर की बात करता तो कितने रह जाते हैं, अगर 2 लाइफ्स बैक चाहते तो 4n होता, अगर 3 लाइफ बैक तो 6n। इसी के रिलेटिवली डिवीजन भी है। एक सैंपल सोर्स है S, एक थिन शीट है, डिटेक्टर है 5 सेंटीमीटर। थिन शीट ऑफ पेपर का मतलब क्या है, अल्फा रुक जाएगा, बीटा गामा पास ऑन हो जाएंगे। तो द रेडिएशन विच कैन बी डिटेक्टेड, देखिए तीनों तरह की रेडिएशन है, तो इन तीनों में से डिटेक्टर के पास जो पहुंचेंगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होनी चाहिए, बीटा और गैमा। तो बताइए यहाँ पे बीटा गैमा ये है सही। हाँ भाई, पेपर शीट के अंदर अल्फा पार्टिकल्स स्टॉप हो जाएंगे, बीटा गैमा पास हो। Which row shows the ionization effect and penetration ability। बताइए अल्फा पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं छोटे, तो पेनेट्रेशन कैपेबिलिटी क्या होगी, लो। तो ये सबसे कम होगी, ये बहुत लेस होगी। और आयनाइजेशन कैपेबिलिटी क्या होगी, बहुत।
पेनेट्रेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी मटेरियल या एयर में, देखिए दो चीजें होती है, किसी की पेनेट्रेशन एबिलिटी ज्यादा होगी तो वो आसानी से ट्रेवल कर जाएगा, मुश्किल से रुकेगा। बताइए गैमा पार्टिकल्स जो होते हैं या गैमा रेडिएशन जो होती है, वो लेड से रुकती है, इसका मतलब पास ऑन हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, पेनेट्रेशन कैपेबिलिटी गैमा रेडिएशन की ज्यादा है, क्योंकि फोटॉन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मैसलेस होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन ज्यादा होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज रखता है। तो भाई देखिए आयनाइजेशन कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अल्फा, अच्छा अब ये क्या है, ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सही है गलत है, सही है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, अल्फा इज लेस देन बीटा, ये दोनों गलत हो गए। तो इसका मतलब क्या है, दो पॉसिबिलिटी। पेनेट्रेशन एबिलिटी, अल्फा क्या बीटा से ज्यादा है, नहीं, बीटा अल्फा से ज्यादा है, जी हाँ। तो आंसर क्या होगा, 400 मिलीग्राम्स है मटेरियल, अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने इमिट किया, हाफ लाइफ 5। अब वो अल्फा इमिट करें, बीटा इमिट करें, गामा इमिट करें, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है वो, हाँ रेडिएशन से इमिट होती। बताइए 10 दिन गुजर गए, 5 हाफ लाइफ है, बताइए 0 से 5 पे 1 हाफ लाइफ, 5 से 2 हाफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या, 400 से 200 बची, और 200 से 100, तो इसका मतलब क्या 100 आएगा इसका आंसर। एन की वैल्यू क्या होगी, 2। देखिए 400 से 200 बचेगा, और 200 से 100, समझ रहे। तो एन की वैल्यू क्या हुई, 2, और एम नॉट किसके बराबर हुआ, 400। तो इसको करेंगे तो आपके पास 2 to the 4, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 है। Scientist needs to use the source of gamma ray safely possible, अब ये as safely as possible, which action will not reduce the amount of, भाई ये गैमा का सोर्स पड़ा हुआ है, साइंटिस्ट उस पर काम करना चाह रहे, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो साइंटिस्ट पे इफेक्ट करेंगी ना, तो वो जाहिर बात है कि कुछ सेफ्टी मेजर्स लेगा, तो वो ज्यादा बेहतर है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर वो लेड का सूट पहन रहा है तो वो उसकी बॉडी के एक्सपोज होने में या रेडिएशन के इफेक्ट करने में इम्पैक्ट कर रहा है ना, समझ में आ रही बात। यहां पे ये कह रहे हैं विच विल नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। अब सबसे पहले कीप द डिस्टेंस बिटवीन, जाहिर बात है जितना फासले पे रहोगे उतना बेहतर है, क्योंकि रेडिएशन से आप दूर रहेंगे तो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी हर एक की मुख्तलिफ होती है, तो हो सकता है कि आप बच जाएं। लेकिन मतलब ये हुआ इसका कि अगर आप फासले पे हैं तो गैमा ही इफेक्ट करेगी, अल्फा बीटा नहीं करेगी आपको। अच्छा सवाल ये है कि गैमा रेडिएशन के अंदर अगर आप डिस्टेंस के ऊपर भी चले जाएं तो गैमा रेडिएशन का इंपैक्ट आता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि कोई भी रेडिएशन, जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूं, इंपैक्ट हमेशा क्या हो जाए, रिड्यूस, चाहे वो रेडिएशन गैमा ही क्यों ना हो। विद मसलन आप जानते हैं गैमा रेडिएशन के थ्रू आप डिस्टेंस के रिलेटिवली उसकी स्ट्रेंथ को, मसलन आप देखें अगर आप डिटेक्टर को गैमा से डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका काउंट रेट 100 आ रहा है, और आप उसको 5 मीटर बैक कर दें तो डिटेक्ट रेट जो 100 आ रहा था वो 100 से कम होकर 90 पे आ जाएगा, तो इफेक्ट तो करेगा ना, बहुत माइनर करेगा लेकिन करेगा जरूर। दूसरा कीप द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स लो एज पॉसिबल। अब मसला ये है कि ये प्रोसेस कौन सा है, ये अच्छा रेडिएशन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रेडिएशन या हाई, अगर टेम्परेचर का इंपैक्ट होता तो मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ी सी हीट अप्लाई करता, एक्साइटेड स्टेट पे आता और रेडिएशन बढ़ा देता, ऐसा ही होता ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज इतना छोटा होता है कि मेरे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो एक मैक्रो क्वांटिटी है, आप पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर नहीं पढ़ते। जब मैं एटम को इलेक्ट्रॉन लेवल, तो ये माइक्रो लेवल कहलाता है, वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो कलेक्टिव, क्योंकि देखो टेम्परेचर कहलाता है एवरेज हीट ऑफ अ सब्सटेंस, एवरेज का मतलब क्या, कई एक हो कोई एक ना हो, तो इसका मतलब क्या है, ये माइक्रो लेवल प्रॉपर्टी नहीं मैक्रो लेवल प्रॉपर्टी। उसमें तो आपको देखें, अब उसमें दो केस है, जब मुझे फिशन परफॉर्म करना चाहिए होता है तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए
मैं हीट को इस्तेमाल नहीं करता ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस को, मैं न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराता, ठंडे ठंडे जाके वो टकराता है और ब्रेक हो जाता है। लेकिन फ्यूजन में आप क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें रिपल्सिव फोर्सेस पहले से मौजूद होती है, उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब वो एनर्जी में किसी भी, मैं रेडिएशन की फॉर्म में लाके वो एनर्जी अप्लाई कर दूं, मैं वो हीट की फॉर्म में लाके एनर्जी अप्लाई कर दूं, लेकिन हीट वहां पे एटम को ब्रेक नहीं कर रही है, उन दोनों को क्लोज लेके आ रही है। तो किसी चीज की जो ब्रेकिंग होगी वो उसके मैक्रो लेवल की क्वांटिटी के ऊपर मैक्रो लेवल का टेम्परेचर इंपैक्ट करेगा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से रेडिएशन की इमिशन, एंड मुमकिन है कि बहुत माइनर सा इफेक्ट आए, लेकिन ये इफेक्ट कंसीडरेबल नहीं। बाकी अगर सारा बड़े कीप द टाइम के कम वक्त के लिए आप खड़े रहें, समझ में आता है, मिनिमम टाइम, उसके अलावा क्या है कि लेट स्क्रीन प्लेस करें, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो समझ में आते हैं। तो जो नहीं आ रहा है वो कौन सा है आपके पास, पॉइंट बी। ये सेम हो गया, कर लेंगे ना ये, इसमें आपने हाफ लाइफ बतानी। अब वहां पे टाइमिंग जो थी वो डेज था या मिनट से, इन्होंने आवर्स कर दिया, तो कर लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे। ये मैं, हाँ मैं भेज दूंगा इसको। अच्छा एक अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी स्टाइल के आते हैं, ये जो है ना इसी को ही कॉपी कर रहे हो। अच्छा देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है? इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी दे देंगे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा। विच टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन वोल्ट्स? बिल्कुल, देखिए करंट किसमें मेजर होता है, एम्पेयर्स में। ईएमएफ किसमें, ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इनसाइड द बैटरी, एनर्जी होती है ईएमएफ, और वोल्टेज भी एनर्जी होती है जो कि कहाँ प्रोड्यूस होती है, टर्मिनल। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि करंट तो नहीं होगा इसमें, रेजिस्टेंस भी नहीं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या होता है? ईएमएफ जो होता है वो इनसाइड द बैटरी डेवलप होता है, ठीक है? सोर्स होता है ईएमएफ, क्या चीज है, सोर्स। और जो टर्मिनल पे एनर्जी बिल्डअप हो रही होती है, जो टर्मिनल्स तक पोटेंशियल बिल्डअप होता है, बैटरी के बाहर जो कनेक्शंस होते हैं उनके दरमियान में जो है, वहां पे जो कनेक्शंस पे जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ ज्यादा होता है या पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ हमेशा, जब आप सोर्स के टर्मिनल तक, बैटरी के टर्मिनल तक पहुंचाते हैं, तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ की वैल्यू को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल को क्या करेगी, कम कर देगी। Which of the following piece of copper wire has greatest electrical, बताइए रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा था लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जब मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस। अब ये बताइए हैज ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस जब लेंथ क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। तो बताइए ग्रेटेस्ट लेंथ का, लेंथ अगर मैं देखूं तो ये 5 है, ये 5 है, 50 50, तो बताइए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी। अच्छा डायमीटर जितना कम होगा, जितना पतला थिन वायर होगा, रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा। तो बताइए 0.05 और 0.1, तो ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा, रो एल ओवर, बिल्कुल। लेकिन उससे निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसमें वैल्यूज नहीं दी गई, ठीक है? अगर आप चाहें तो उनके थ्रू आप निकाल सकते, रेजिस्टिविटी की वैल्यू नहीं, और अगर आप उससे निकालेंगे भी तो भी रिजल्ट आपको वैसे ही देगा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रो आ जाएगा।
अब उसमें होता है रो एल अपॉन ए करके फैक्टर निकाल के वैल्यू निकालने के उनको रो से मल्टीप्लाई करना। अब सारे मटेरियल जो है वो सेम है, तो सारे रो की वैल्यू उसके आमने सेम है, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते। In which circuit does the emitter reads the total current through both the resistor? इसमें से कौन सा सर्किट है जिसमें ये देखिए ये रेजिस्टेंसेस का सिंबल है ये वाला। अब ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा है जिसमें क्या चीज मेजर करे, एमीटर मेजर करे दोनों का करंट। देखिए भाई क्या ए हो सकता है, क्योंकि ए में से कौन सा करंट है, जो यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें से कुछ करंट यहां से गुजर रहा होगा, और जो करंट एमीटर से गुजरेगा सिर्फ वो करंट बता रहा होगा, अपना ही करंट बताएगा, किसी रेजिस्टेंस का करंट नहीं। यहां पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे ऊपर वाले रेजिस्टर का बता रहा होगा, नीचे वाले का यहाँ। अगर एमीटर को मैं यहां लगा देता तो भी ये दोनों में से गुजरने वाला करंट, क्योंकि यहां से आता करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों से गुजरा, गुजरने के बाद जब मिला तो यहाँ पे, तो इसका था क्या, ये करंट शो करेगा दोनों से गुजरने वाला, और दोनों में से टोटल करंट उतना ही गुजर रहा है जितना बैटरी से यहाँ क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला रिजल्ट जो है वो हमारे पास सही है। फिर से बताऊं? हाँ बेटे, सबके समझ में? ये क्या बताएगा मुझे बताइए, क्या मैं कह रहा हूं, डी जो है ये करंट डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन बताइए करंट किस चीज का करंट बताएगा। देखिए करंट यहां से, देखिए इसको समझने के लिए या इसको डिस्कस करने के लिए आप करेंगे क्या, इसको ऐसे करेंगे, यहां से करंट चला आई, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके करंट दो हिस्सों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। बताइए यहाँ पे जो करंट आया होगा वो इस एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस के रिलेटिवली, अगर एमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी तो मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो कर गया होगा, और आप जानते हैं एमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, शंट लगा होता है ना, मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एमीटर में से जो करंट गुजर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एमीटर का करंट बता रहा होगा, और जो रिमेनिंग करंट होगा वो कहां से गुजर रहा होगा। समझ रहे हैं? हाँ देखें, लेकिन इसमें अपना रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन इसमें से गुजरने वाला करंट वही करंट होगा आई, जो I1 प्लस I2 के बराबर आ रहा होगा। यानी कि मुझे ये मकसद नहीं है कि वो भाई जब भी एमीटर में से करंट गुजरेगा वो करंट तो अपने में से गुजरने वाला ही बता रहा होगा ना, लेकिन अपने में से गुजरने वाला करंट क्या दोनों रेजिस्टेंस के करंट के इक्वल है या नहीं, क्या अपने में से गुजरने वाला करंट किसी एक रेजिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं। मसलन देखिए इस वाले केस में अपने में से गुजरने वाला करंट दोनों के करंट के इक्वल आ रहा है, इस वाले केस में देखें अपने में से गुजरने वाला करंट सिर्फ ऊपर वाले रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। अगर तुम्हें ये R1 और R2 दे देते और तुमसे कहते कि इसमें से कौन सा सर्किट रेजिस्टेंस R1 के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या लिखते, आप ये वाला सर्किट मार कर। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस बतानी है, बताइए वोल्टेज और करंट दिया हुआ है और आपने R बताना है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। तो बताइए इन दोनों को डिवाइड करके लिख लें सबको, जिसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी आप क्या कर लेंगे, उसको मार्क कर डी, तो डी 0.2 है, डी की ज्यादा आनी चाहिए, 0.30 15 आएगी ना, बी आएगा, सही कह रहे हैं। ये क्या हो गया इसका, बी। अच्छा देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आप बज़ाहिर देखने में 12 और 0.1 वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट देखते हैं तो उसको देखते हुए आपके पास वैल्यू जो होती है, जब डिनोमिनेटर कम होता है तो वो न्यूमरेटर की वैल्यू को इंक्रीज करते, तो ये देखते हुए कीजिएगा। When the potential difference PD across the piece of resistance is changed, the current through the wire is also changed. The temperature is kept constant. टेम्परेचर क्या रख रहे हैं आपको पता है, लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। जब मैं किसी तार में से करंट को पास करता हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ, तो करंट भी इंक्रीज होता जाता है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट बोथ वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। ऐसे ही पढ़ा है। तो आप ये जानते हैं कि जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है दैट शुड पास थ्रू द
सेंटर ऑफ दैट ग्राफ। कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर से। क्योंकि मुझे एक बात ये बताओ, अगर सेंटर से, इसका मतलब क्या, वोल्टेज जीरो है तो करंट भी क्या है? जीरो। अगर ये यहां से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट एग्जिस्ट करता है, तो गलत हो जाएगा ना। जो है पोटेंशियल दिया ही नहीं तो करंट कहां से? नहीं समझे? नहीं समझे? तो ये बी गलत है, ये तो ठीक समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया है और करंट है ही नहीं, तो जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज करोगे बोथ वेरीज डायरेक्टली ना, तो ये भी नहीं होगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट? क्या चीज कांस्टेंट? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं इस केस में रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। बताइए विद द पैसेज ऑफ टाइम, बताइए मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है। बताओ रेजिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है? फिर से समझिए भाई, देखिए करंट, सुने करंट है 2, सपोज आपने पहले पोटेंशियल दिया 2, तो रेजिस्टेंस कितनी आई? 1। फिर पोटेंशियल दिया 4, रेजिस्टेंस कितनी आई? फिर पोटेंशियल दिया 6, रेजिस्टेंस कितनी आई? तो ये तो कोई अंधा भी देख के बता सकता है बढ़ेगी। अभी बात समझ में आई? देखो आपका फॉर्मूला क्या है? वी अपॉन आई। वोल्टेज बढ़ रहा है ना, लेकिन करंट क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ जब मैंने 2 वोल्ट दिया तब भी करंट कितना था? 2। तो आंसर कितना आया? 1 आया। अगले लम्हे जब पोटेंशियल 4 हो गया तब भी करंट कितना रहा? 2। अब 4 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या है? 2। फिर 3, फिर 4। तो बताइए रेजिस्टेंस यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो रही है? ग्रेजुअली। ये ग्राफ को जब आप रीड करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि बढ़ रही है। आप देख के क्या समझेंगे? जबकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं। बस इसको यहीं तक।